कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृदघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग रक्त पित्त को हारित जो थे ऋषि उनके दृष्टिकोण से इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि पुनर्वसु आत्रेय जी थे, उनके 6 शिष्य थे। सबसे पहले अग्निवेश, जिन्होंने पूरा अग्निवेश तंत्र लिखा, जिसपे चरक जी ने प्रतिसंस्कर्ता है वो प्रतिसंस्करण किया, और आज हम लोग चरक संहिता पढ़ते हैं। वैसे ही अग्निवेश के और 5 क्लासमेट थे, जिनका नाम शार्पाणी, हारित, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, ये 5 उनके शिष्य थे। वो लोगों ने भी अपने अपने गुरु लोगों से बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त किया और अपने अपने संहिताएं लिखी। तो आज हम लोग जो हम लोग का फेमस कैसा है कि चरक संहिता हम लोग के सिलेबस में है, तो हम लोग वो पढ़ते हैं और फिर हम एग्जाम देके बीएमएस पास हो जाते हैं। लेकिन अन्य जो उनके क्लासमेट हैं, उन्होंने जो रक्त पित्त को समझा है, क्योंकि हारित जी का जो संप्राप्ति है रक्त पित्त को समझने का, वो अलग ही है। और इन्होंने 18 टाइप के रक्त पित्त बताए, और इसके रक्त पित्त के ये बताए हैं कि रक्त पित्त का प्रकोप, रक्त और पित्त दोनों का प्रकोप 4 प्रकार से होता है, इनकी गति 2 है। ये चीज हम आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को जानना जरूरी है,
क्योंकि हम एक पैटर्न में पढ़ रहे हैं, लेकिन और भी लोग का क्या व्यू है, क्या इसमें लॉजिक है, वो जानेंगे ना, तो हमारी चिकित्सा में हम और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कल डॉक्टर कविता मैम या किसी ने तो भी बोला था कि हमारे एक पेशेंट आए हैं, उनको नाक से खून आ रहा है, एपिटेक्सिस हो रहा है, तो क्या करना है। तो हमने डिस्कस किया था कल के संभाषण में कि वासा लीजिए, दुर्वा लीजिए, ये सब हम लोगों ने किया था। तो मैंने सोचा कि आज हम उसी टॉपिक पे और अच्छे से विस्तार से हारित मुनि ने जो लिखा है हारित संहिता में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने, हारित जी ने क्या लिखा, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आप लोगों को बाद में दे दूंगा। इसमें ऐसा बताया है कि ये रक्त पित्त होता क्यों है, उसका हेतु क्या है। तो इन्होंने बोला है कि जो लोग बहुत ज्यादा धूप में घूमते हैं, आतप सेवन होता है, फिर ऐसे पदार्थ खाते हैं जो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण है, कटु है, मतलब ज्यादा मिर्च मसाला, गरम मसाला बहुत ज्यादा खाते हैं, क्षार का सेवन ज्यादा करते हैं। अब क्षार में जो सोडा वगैरह डाल के बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, या फिर अम्ल पदार्थ का, खट्टी चीजें, जैसे कि आज के जमाने में देखा जाए तो टोमेटो सॉस या बहुत सारे चिल्ली सॉस और बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉसेस आ गए हैं, या फिर जैम हो गया, वो आगे जो खट्टी चीजें खाई जाती है जो शरीर को नुकसान देती है ऐसे, और या फिर मद्यपान, बहुत ज्यादा शराब पिया जाता है, वो भी अम्ल होता है। अत्यधिक मैथुन करने से, ठंडा पानी पीने से, इन सब से क्या होता है कि ये देखिए, सूखा साग खाने से, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या यूपी बिहार में पहले के जमाने में क्या करते थे कि सब्जी को ना बॉईल कर दिया जाता था, और बॉईल करके साग बना के सुखा दिया जाता था, और जब भी खाना खाना होता था तो वही साग के जो पीसेस ड्राई फॉर्म में रहते थे उसको पानी में घोल के और फिर उसका साग बना के खाया जाता था, क्योंकि साग 12 महीना में अवेलेबल नहीं होते थे। तो वो अब बहुत ज्यादा खा रहे हैं ठंडे पदार्थ खाने से। इससे क्या होता है कि पित्त जो होता है वो प्रकुपित हो जाता है, पित्त खराब हो जाता है। पित्त का एक कंसिस्टेंसी होता है, जो हमारा पीएच लेवल होता है ना बाइल का, उसका एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एसिडिक पीएच, आप लोगों ने पढ़ा है। तो वह पित्त जो है ना वो प्रकुपित हो जाता है, पित्त का उष्णता बढ़ जाती है, तीक्ष्णता इम्बैलेंस हो जाती है, फिर सरता, विस्त्रगंधी, द्रवता, अम्लीयता, ये सारा जो भी पित्त के गुण है ना वो सब इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब पित्त प्रकुपित हो जाता है। और पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है, तो यह रक्त के साथ मिल जाता है। इसको इन्होंने बोला है मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाता है। किसने बोला है, तो क्योंकि एतेस्तु कुपितम पित्तम रक्तेन स मूर्छितम। अब ये मूर्छित शब्द का मतलब क्या बताया है कि जिस तरह से गंगा नदी और यमुना नदी इलाहाबाद में आप लोग जाएंगे, प्रयागराज में, तो वहां पे मिल जाती है, तो वैसे ही रक्त और पित्त एक दूसरे में मूर्छित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि अब ये जब मूर्छित हो जाते हैं तो ये जो हारित मुनि है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो ये अपने पिता से पूछते हैं, इनके पिता भी वैद्य हैं, यहाँ पे पुनर्वसु आत्रेय जी के बारे में नहीं बोला है, ये अपने पिता से पूछते हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है। तो हारित ने प्रश्न पूछा कि हे पिताजी, पित्त कैसे कुपित होता है, आपने कहा कि रक्त और पित्त का मूर्छना हो जाती है, तो ये कैसे कुपित होता है, किस तरह से चलायमान होता है, मतलब किस तरह से आगे बॉडी में जाके चलता है, चलायमान कैसे होता है, रक्त किस कारण से कुपित हो जाता है, एक बार दोनों मिलकर किस हेतु से परिलक्षित होते हैं और कैसे प्रवृत्त होते हैं, ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछा। फिर ऐसा यहाँ पे बताया है कि जब उन्होंने पूछा तो उत्तर दिया गया उनके पिता द्वारा। वो बोल रहे हैं कि जिन कारणों से पित्त प्रकुपित होता है उन्हीं कारणों से रक्त पित्त भी कुपित होता है। मतलब पित्त का जो हेतु बताया है वही रक्त और पित्त दोनों के हेतु बताए हैं। रक्त की दृष्टि भी उसी से होती है, पित्त की भी दृष्टि होती है, ठीक है। तो उसके लिए हेतु क्या बताया कि तीक्ष्ण उष्ण कटु क्षार अम्ल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, अत्यंत मैथुन कर रहे हैं, शीतल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, शुष्क क्षार का सेवन कर रहे हैं, ये ही हेतु है। यही हेतु रक्त को भी दूषित करते हैं और रक्त पित्त व्याधि कर देते हैं। फिर ये क्या होता है, ये देखिए संप्राप्ति इनका कुछ अलग है, डिफरेंट है, जो चरक संहिता में नहीं बताया। ये बोल रहे हैं कि जब ये रक्त पित्त कुपित हो जाता है तो ये कोष्ठ स्थान में, कोष्ठ में जो पित्त है हमारा कुपित हो जाता है, तो वायु जो होता है भयंकर रूप से उसको उदीर्ण करता है, मतलब उसको ऊपर ऊपर लेके जाता है सब जगह फैलाने के लिए। और प्राण वायु ऊपर लेके जाता है, अपान वायु गुदा में कुपित हो जाता है। देखिए ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया है, ये क्लियर है। हम लोग वहां पढ़ते हैं ऊर्ध्व रक्त पित्त में प्राण वायु है,
यहाँ अधोग में अपान वायु है, लेकिन इन्होंने और क्लियरली बताया मध्य नाभि में समान वायु रक्तपित्त को कुपित करता है। यह चीज चरक संहिता में नहीं है, यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मध्य नाभि में समान वायु रक्तपित्त को कुपित करता है, ऊर्ध्वक भाग में प्राण वायु करता है, अधोग भाग में अपान वायु करता है। इस तरह से, और अगर ये सारे वायु मिल जाए तो एक साथ पित्त रक्त के साथ कुपित हो जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लोग इसका पीडीएफ बना के अपने क्लिनिक में रखिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ऐसा चीज जो बता रहा हूं मैं। फिर ये बोल रहे हैं कि रक्तपित्त का प्रकोप 4 प्रकार से होता है और उसकी गति 2 प्रकार की होती है। अब इन्होंने क्या बताया है कि जो कफ ऊर्ध्व भाग में प्राप्त होता है, एक ही चीज बता रहे, चरक संहिता में जो है वही बता रहे, लेकिन इन्होंने और अच्छे से स्पेसिफाई करके कुछ अलग चीज बताया, वही सुनना है। तो इसमें कफ ऊर्ध्व भाग में प्राप्त हो जाता है और नासिका, मुख और कान के छिद्रों से रक्त प्रवृत्त हो जाता है, तो ये साध्य बताया गया है। अधोग भाग में रक्तपित्त प्रकुपित हो जाता है और गुदा से निकलता है, यह रक्तपित्त कष्ट साध्य बताया है। ऊर्ध्व भाग से निकलता है तो यह यहाँ पे कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और अधोग भाग में वायु और कफ ये रहता है। जब वायु और कफ अधोग भाग में रहेगा तो यह असाध्य या कृच्छ साध्य बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि एक मार्गगामी रक्तपित्त अगर हुआ, एक मार्ग से निकल रहा है, जैसे ऊपर से निकल रहा है और नाभि प्रदेश से उठा हुआ है, तो ये रक्तपित्त सुख साध्य है एक मार्ग से, और उपद्रवों से रहित है तो सुख साध्य बताया हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक दोष से उत्पन्न हुआ है तो साध्य होता है। अगर 2 दोष का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे वायु और कफ है, या मतलब 2 दोष अगर रहेंगे तो याप्य बताए, क्योंकि आप जैसे पित्त और कफ से है वहां पे, तो वह असाध्य याप्य बताए, क्योंकि आप पित्त की चिकित्सा करेंगे तो कफ बढ़ेगा, वैसे दवाएं देनी पड़ेगी, और कफ की चिकित्सा करेंगे तो पित्त बढ़ेगा। तीनों दोषों से उत्पन्न हुआ रक्तपित्त असाध्य बताया गया है। ऊर्ध्व भाग से उठा हुआ रक्तपित्त में विरेचन देना चाहिए, अधो भाग से उठा हुआ रक्तपित्त में वमन कराना चाहिए। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब आज का जो टॉपिक है 18 प्रकार के रक्तपित्त। 18 प्रकार का रक्तपित्त क्या होता है? तो ऐसा रक्तपित्त जिसमें रोगी क्षीण हो गया है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जिसमें कांति रहित है, वो दूसरा रक्तपित्त हो गया। तीसरा है कि क्षीण शरीर है, कमजोर शरीर है, वह तीसरा रक्तपित्त हो गया। दुर्बल है तो चौथा रक्तपित्त हो गया। जिसकी अग्नि मंद है वो 5वां हो गया। छींक आती है, पांडु रोग है, दाह है, शोष है, तृष्णा लगती है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा, उल्टी आती है, सांस फूलता है, अधैर्य, माइंड से भी वो स्टेबल नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं होती है, मोह है, हृदय में पीड़ा हो रही है, रक्तपित्त के उपसर्ग से भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। ये 18 तरह के रक्तपित्त बताए हैं। ये ऐसा हमें पेशेंट में देखने को मिलता है कि रक्तपित्त है, रक्तपित्त और क्षीण रोगी, ये एक टाइप हो गया। रक्तपित्त है और दुर्बल है, ये दूसरा टाइप हो गया। रक्तपित्त है और मंद अग्नि है, तीसरा टाइप हो गया। छींके बहुत आती है और रक्तपित्त है। ऐसे 18 टाइप के रक्तपित्त इन्होंने अलग अलग पेशेंट में देख के बताया है। इसके बाद ये श्लोक में बोलते हैं अष्टादश इमे प्रोक्ता, मतलब ये इस तरह से 18 तरह के रक्तपित्त बताए हैं। और फिर बोल रहे हैं कि उपद्रवों से रहित रक्तपित्त साध्य होता है और उपद्रव सहित असाध्य होता है। दूसरा ये बोलते हैं कि जो रक्त को थूकता है, जिसके मुंह में ब्लीडिंग हो रहा है और खून आ रहा है, या खांसते खांसते भी खून आ रहा है, या आंखों में, जैसे फोटो में आप लोग को दिख रहा है, आंखों में रेडनेस है, खून वहां पे जमा हो गया है, या भ्रम हो रहा है, या फिर आरंभ से रक्त से युक्त मूत्र का त्याग करता है, रक्त का वमन करता है, वह रोगी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि रक्तपित्त का जो लक्षण है वो हम कैसे और स्पेसिफाई करके कैसे देखते हैं। चरक संहिता में भी यही बताया, वाग्भट में भी बताया, लेकिन इन्होंने और क्लियर भाषा में बोला है कि जिस रक्तपित्त में लाल रंग का रक्त है और झाग है बहुत ज्यादा, ऐसे फोर्थ है, तो वह रक्तपित्त वातज रक्तपित्त समझना चाहिए। जिसमें पीला कुसुम का जो फूल होता है उस तरह का थोड़ा पीलापन भी है, मतलब पित्त का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और या फिर काला पित्त आ रहा है, तो वह ऐसा थूके तो पित्तज रक्तपित्त समझना चाहिए। तीसरा टाइप बता रहे हैं कि रक्तपित्त कुछ पीला है, घना है, मतलब जिसमें क्लॉट वगैरह आ रहे हैं, और पांडु रंग का है, जिस तरह से मेंढक का रंग होता है ना, भेकवंड,
उस तरह का है तो एक कफज रक्तपित्त समझना चाहिए। अब इन्होंने चिकित्सा बताई है, तो ऐसा बता रहे हैं कि जो इंसान, अब विरेचन बताए ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, जैसे कि पिक्चर में है कि नाक से आ रहे हैं, आंख से आ रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि विरेचन देना है, ठीक है, लेकिन विरेचन कब नहीं देना है, ऊर्ध्वक होने के बाद भी नहीं देना है, कब नहीं देना है, तो जो क्षीण मांस वाला कृशकाय है, जो कमजोर है, बहुत ज्यादा कृश है, जो वृद्ध इंसान है, बूढ़ा बूढ़ा इंसान है, या बालक है, या जिसको ज्वर है, बुखार है, जिसको शोष व्याधि है, मतलब टीबी या राजयक्ष्मा है, मूर्छा आ रही है, बेहोश हो रहा है, भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसे लोगों को कभी भी विरेचन नहीं देना है हमें, उसमें हमें शमन चिकित्सा देना है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो आप कुछ शमन चिकित्सा भी सीख लीजिए। वो बोल रहे हैं कि अडुलसा के पत्ते लाना है, जो वासा का पत्तों का रस में फ्रेश रस लेके आइए, उसमें शहद और खांड मिला दीजिए। खांड मतलब एक तरह का चीनी होता है, वह मिला दीजिए और शहद मिला के, और वह खाने के लिए दीजिए। तो इससे तुरंत इमीडिएटली नाक से, मुंह से और कान से निकलता हुआ रक्तपित्त जो है वह शांत हो जाता है। दूसरा बोल रहे हैं कि आप क्या करिए कि वासा का काढ़ा बनाइए, कमल जो रहता है लोटस, उसका जो जड़ होता है उसकी मिट्टी थोड़ा सा ले लीजिए, गोंद लीजिए, गोंद का हम लड्डू खाते हैं ना, गोंद ले लीजिए क्योंकि वो कषाय रसात्मक होता है, हीलिंग करता है। लोद्र ले लीजिए, वो भी कषाय रसात्मक होता है। कमल का केसर ले लीजिए, रसांजन ले लीजिए, इनको लेके और शहद और मिश्री मिला के, शहद भी लेना है और मिश्री भी मिलाना है, इसको पिलाना है पेशेंट को, तो रक्तपित्त तुरंत शांत हो जाता है। या फिर क्या बोल रहे हैं कि नीम का काढ़ा पी रहे हैं और अडुलसा का काढ़ा, ऐसा पीने वाला मनुष्य क्यों दुखी होता है? दुखी होने वाली बात ही नहीं है, जो नीम का काढ़ा पिएगा उसको कभी रक्तपित्त नहीं होगा। और अडुलसा क्योंकि वो तिक्त रस है, रक्त का मतलब शुद्धि करता है नीम, इतना बढ़िया है रक्तपित्त को ठीक करने की दवाई। अडुलसा का काढ़ा पीता है तो रक्तपित्त नहीं होगा। जिनको क्षय रोग है और कास है, श्वास है, यक्ष्मा है, उनको नीम और अडुलसा का काढ़ा क्यों नहीं देते हैं? उनको जरूर देना चाहिए। ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं क्यों नहीं देते, देना ही है। क्षय के रोगी को, काश श्वास के रोगी को, यक्ष्मा के रोगी को नीम का काढ़ा क्यों नहीं देते हैं? देना है। फिर इन्होंने वासा की प्रशंसा की है कि यह जो कही गई है वासा, इसको हमारे संस्कृत में क्या बोला है, वासा को भिषंग माता। भिषंग माता का मतलब है कि वैद्यों की माँ है, ऐसा कोई दवाई को नाम नहीं है। वैद्यों की माँ कौन है? इतने सारे वैद्य हैं, उनकी माँ कौन है? तो वासा है। तो जब वैद्यों की माता है तो इतना बढ़िया ये दवाई है, ये रक्त पित्त में, क्षय रोग में, खांसी में चिकित्सा देती ही देती है। ये जिस तरह से माँ है वो अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं करने देती है और सही रास्ता दिखाती है, उसी तरह से जिस भी वैद्य के पास, मतलब ये भिषंग माता जो बोला है ना, जिसके पास ये वासा द्रव्य है वह कभी चिकित्सा में असफल नहीं होगा। और हमारे सर भी हैं पूना में, बहुत बड़े बड़े वैद्य लोग हैं, वो लोग वासा और नीम का मेडिसिन देते हैं और वो लोग कोड में नाम रखते हैं यशोधन। यशोधन का मतलब है कि यश और धन देने वाला, वासा और नीम ही देते हैं। मैंने बहुत सारे वैद्य लोगों से पूछा कि ये क्यों आपने रखा है, यश और धन कैसे देता है? तो बोले कि एक तो वासा और अडुलसा है, ये यकृत शुद्ध करता है, वासा और नीम यकृत की शुद्धि करता है, तो बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देता है। और यह यश और धन जरूर देता है। आपके पास महंगी से महंगी दवाइयां नहीं है, कोई बात नहीं, आप केवल वासा का चूर्ण और नीम का चूर्ण यूज करिए, आपको यश और धन जरूर मिलने वाला है, इसलिए यशोधन बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वैद्यों की माता है वासा, तो रक्त पित्त में, क्षय रोग में, खांसी में ये चिकित्सा को सिद्धि देने वाला है। वासा के रहने पर रोगी के जीवन की आशा है, तो अगर मतलब पेशेंट का लाइफ है, ऐसा है, तो रक्त पित्त का रोगी है, क्षय का रोगी है, कास का रोगी है, क्यों दुखी होता है? उसको दुखी होने की जरूरत ही नहीं है, खांसी तो ठीक होने ही वाली है, क्षय रोग जो है, टीबी है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, वो ठीक होने ही वाला है, और रक्त पित्त है तो वो ठीक ही होने वाला है। ये आप लिख लीजिए, ऐसा आप्तवचन है, होता ही होता है। फिर उन्होंने बोला है कि तालिस चूर्ण देना है, तो ये बोल रहे हैं कि तालिस चूर्ण मतलब तेज पत्ता का नहीं, तालिस पत्र अलग होता है, तेज पत्ता अलग होता है। तालिस के पत्ते आप लोगों को मालूम होगा, तालिस वनस्पति का। तो ये बोल रहे हैं पित्त और कफ का कास में अडुलसा की पत्ती के रस के साथ तालिस का चूर्ण लेके आ देना चाहिए। वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये देना ही चाहिए, क्योंकि श्वास ग्रास को हटाता है, स्वर भंग है, अगर आवाज बैठ गई है तो उसको भी शीघ्र शीघ्र ही सुख प्रदान करता है।
फिर बोल रहे हैं कि बासा, मुनुक्का, जो किशमिश को सुखाया हुआ जो रहता है, काला मनुक्का या नॉर्मल मनुक्का, और द्राक्षा, इनका काढ़ा लेना है। और खांड, खांड मतलब आप लोग के हरियाणा पंजाब में ऐसे ब्राउन शुगर टाइप रहता है, मतलब ऐसा शुगर जो गुड़ और चीनी के बीच का रहता है, खांड, वो देना है। और शहद मिलाकर लेना है। किसको किसको? वासा, मनुक्का और द्राक्षा को। द्राक्षा मतलब अंगूर, मनुक्का मालूम है किशमिश, और वासा, इनको खांड और शहद के साथ मिलाने से श्वास रोग, हर तरह का श्वास रोग ठीक होता है, खांसी ठीक होता है, रक्त पित्त का नाश करता है। बकरी का दूध या गाय का दूध, इसमें 4 भाग, ये 1 भाग लेना है और 4 भाग पानी डालना है डाइल्यूट करके। फिर क्या करना है कि जो कल्क है मनुक्का का, द्राक्षा का और वासा का, इसको कल्क को उसमें डाल के और पका देना है, और फिर खांड डाल के पीना है। ये रक्त पित्त को तुरंत ही ठीक कर देता है। फिर बोल रहे हैं कि बला, गोक्षूर, आंवला, द्राक्षा, महुआ की जो छाल होती है, महुआ मधु आप लोगों को मालूम होगा वह, और यष्टि मधु, इसको दूध में मिलाकर पीने से रक्त पित्त की तुरंत शांति होती है। ठीक है। अभी रक्त पित्त हम केवल ये मत सोचिए कि नाक से, कान से ऐसे जो आ रहे हैं वो रक्त पित्त है। जो बड़े बड़े जो ये होते हैं ना, बड़े बड़े कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर, वो भी रक्त पित्त होता है। जैसे माइलेड ल्यूकेमिया, जिसका एलोपैथी में इलाज ही नहीं है ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े बीमारियां हैं, जैसे ये हो रहता है हीमोफीलिया, तीरक रक्तपित्त, उसका इलाज ही नहीं है एलोपैथी में। वो बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, क्रोमोसोमल जेनेटिक ये कुछ बीमारी है, हीमोफीलिया की इलाज ही नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है, तीरक रक्तपित्त का है और शमन चिकित्सा बताया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि आप बला, गोक्षूर, आंवला, द्राक्षा, महुआ की छाल, यष्टि मधु को दूध में मिलाकर पीने के लिए दीजिए, रक्त पित्त शांत होगा। फिर ये बोल रहे हैं खदीर, कंचनार, कांचनार जो होता है, गोंद, गोंद का लड्डू आप लोग खाते हैं, फिर शालमली, इनके पुष्पों का चूर्ण लेकर मधु के साथ चाटने से रक्तपित्त तुरंत ठीक हो जाता है। फिर बोल रहे हैं कि पिपली लेना है, ठीक है, और हरण नाम की वनस्पति है वह लेना है, और बासा के रस में भिगो के रख के सुखा के शहद में मिलाकर खाने से रक्तपित्त शांत होता है। इसके अलावा बोल रहे हैं इलायची है, पद्मकाष्ठ, नागकेशर, नागकेशर भी कल किसी ने बोला था, कविता मैम या किसी ने, कि नागकेशर दे सकते हैं क्या, तो रक्त पित्त में देना है आपको। नागकेशर, द्राक्षा, रुद्र जटा नाम की एक वनस्पति है जो हिमालय में मिलती है, मुलेठी मतलब यष्टि मधु, पिपली, समभाग में लेकर उसको मिश्री मिलाकर अवलेह टाइप बनाना है, जैसे हम च्यवनप्राश बनाते हैं वैसे बनाना है। और इसको खाने से क्या क्या फायदा होता है, जो मैंने अभी बताया, इलायची, पद्मकाश, नागकेशर, इसको खाने से खुजली की बीमारी, इचिंग पूरा ठीक होता है, रक्त पित्त, दाह, ज्वर की पीड़ा, श्वास, मोह, तृष्णा, मूर्छा, वमन, सब ये नष्ट करता है। फिर बोल रहे हैं नाक से अगर खून आ रहा है तो उसमें क्या करना है कि घी और जल लेके मिक्स करके उसमें आंवला का रस मिलाकर और सिर पे लेप लगाना है, तो इससे रक्तपित्त तुरंत शांत होता है। या फिर द्राक्षा का रस लेना है, अंगूर का रस लेके उसमें घी डालना है और खांड डालना है और मिश्री का शरबत बना के उसको पिला देना है, उससे रक्तपित्त तुरंत ठीक होता है, नाक से खून आना बंद हो जाता है। या जौ का अन्न खाना है, जो गन्ने का रस होता है, शुगर केन जूस, और मिश्री को मिक्स करके खाने से क्षय है, खांस खांस के खून आ रहा है, तो क्षय और छतज का जो इंजुरी हो गया खांस खांस के, वह पूरी तरह से नष्ट होता है। फिर बोल रहे हैं कि हरितालिका नस्य करके है, कि कान से अगर रक्त आ रहा है, ऐसा चरक संहिता में नहीं बताया, कोई ग्रंथ में नहीं बताया, कान से अगर खून आ रहा है तो हरिताल का रस, हरिताल नाम का एक वनस्पति है, बालक रसेन वापी, हरिताल नाम, हारिताल नाम का वनस्पति है, उसके रस का नस्य देना है। या हरताल का रस में अनार का रस मिला के, आप केवल अनार का रस भी दे देंगे ना नस से, उससे भी कान से जो खून आ रहा है वो बंद हो जाता है। यह बता रहे हैं कि आम की गुठली, जामुन की गुठली को पीस देना है और उसमें चीनी डालना है, मिश्री डालना है, और इसका नस से लेने से ज्वरों का नाश करता है। नाक से आने वाला खून, कान से आने वाला खून, जिसको हिचकी आ रही है, उल्टी आ रही है और श्वास हो रहा है, वह पूरी तरह से नष्ट करता है। आपके पास पेशेंट आते होंगे, हिचकी स्टॉप नहीं हो रहा है, हिकअप कंटिन्यू आ रहा है, आप क्या करिए, आम की गुठली, जामुन की गुठली को पीस के चीनी और मिश्री डला के नस से दे दीजिए, और या फिर खाने के लिए दे दीजिए, तो हिचकी बंद हो जाएगा। या जिसको उल्टी आ रही है बार बार, उसको भी आम का गुठली या जामुन का गुठली पीस के चीनी और मिश्री के साथ दे दीजिए,
तो उनका हिचकी, वमन, श्वास सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि प्याज होता है, प्याज के पत्तों का रस उसका नस से देना है, नाक में डालना है, प्याज के पत्तों का रस, इसको देने से रक्त पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। या फिर मुलेठी होता है, यष्टि मधु और शहद, इसका नस से देने से शीघ्र ही रक्त पित्त को नाश करता है। अभी हम लोगों को चरक संहिता में नहीं बताया गया कि प्याज की पत्ती में इतना बढ़िया गुणधर्म है कि प्याज की पत्ती का रस नाक में डालेंगे और रक्तपित्त ठीक कर देता है। और इन्होंने बोला है कि पूरे बॉडी का रक्तपित्त ठीक होता है। अब इसका प्रयोग आप लोग हीमोफीलिया के पेशेंट को करिए कि प्याज के पत्ते का रस का नस से देने से हीमोफीलिया में कितना फायदा होता है। जो आप्तवचन है उसका यूज करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि बासा के पत्तों का रस निकालकर उसमें लोद्र, कमल के जड़ की पत्ती, कमल का जड़ का जो मिट्टी होता है, सॉरी मिट्टी लेना है, गोंद, मुलेठी, इसको चूर्ण मिला के बासा के पत्तों के रस मिलाकर खाने से रक्त पित्त का नाश होता है। यह पाचक और खांसी को नष्ट करता है। उसी तरह से अनार का कली का रस, अनार का जो फूल आता है ना, जो कली होता है उसका रस, कमल की केसर और लाख, इसका रस गोदुग्ध में मिलाकर नासिका में नस से देना है, तो इससे नासिका से प्रवृत्त होने वाला रक्त बंद हो जाता है। या फिर मुंह से जो आ रहा है खून, मुंह से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, जिंजेवाइटिस है या फिर वो पायरिया है और वहां से खून आ रहा है, ठीक है, वहां पे गम्स का इन्फ्लेमेशन है, लेकिन खून आ रहा है ना, तो बता रहे हैं कि दाड़िम पुष्पादि नस से, मतलब दाड़िम का कली का रस, नाकेशर का कमल का केसर, लाख का रस, इसको गोदुग्ध में मिलाकर नस से देने से मुंह में आने, नस से मुंह में आने वाला भी ठीक हो जाता है। और कवल और गंडूज धारण करने के लिए भी बोला है। फिर बोल रहे हैं कि शहद, मुलेठी, उशीर, कमल, केसर, दूब, अनारदाना, इसका रस पीना श्रेष्ठ है। ठीक है, मुलेठी का रस आप लोग पी सकते हैं, या फिर आप लोग खस, उशीर, कमल, केसर, दूब, दूब का रस पीने से रक्तपित्त ठीक हो जाता है। या चंदन, कुष्ठ, पद्म काष्ठ, शहद, मुलेठी, उशीर, गाय का दूध, इन सबको लेना है। और तंडुलोदक लेने के लिए बोल रहे हैं। तंडुलोदक कैसे बता रहे हैं, तो 14 भाग चावल लेना है और 14 भाग पानी लेना है। ठीक है, इसको भिगो के रखना है, 14 भाग पानी और 1 भाग चावल, इसको भिगो के रखना है और फिर इन सबको पीना है। तो इनसे क्या होता है कि मुंह से खून आ रहा है ना, वो बंद हो जाता है। इसी को हम अधोग रक्तपित्त में भी यूज कर सकते हैं। जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है ना, यही सारी दवाइयां हैवी ब्लीडिंग में भी देने से ठीक हो जाता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि इससे उन्माद, प्रमेय, वमन, रक्त श्वास, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं कि नाक से होने के लिए कैसे देना चाहिए, मुंह से अगर हो रहा है तो मुंह में पिलाना चाहिए और कवल गंडूश करना चाहिए। आंखों से हो रहा है तो इसको आंखों पे से ये प्रक्षालन करना चाहिए। और अगर ना अनार का फल का छाल का चूर्ण देना है, कमल, केसर हो रहा है, गुदा से अगर प्रवृत्त हो रहा है तो नीरू बस्ती देने के लिए बोला है। यही सारे द्रव्यों को, अगर मुंह से प्रवृत्त हो रहा है, वमन, ग्लानि, श्वास, शोष, ये सब हो रहा है, तो ये शीघ्र नष्ट कर देता है। मतलब इतना बढ़िया है कि इमीडिएटली फायदा हो जाता है। जामुन और आम का पत्ता, जामुन का पत्ता कितना बढ़िया है, आम का पत्ता, हरितकी और खांड, शहद, ये सब मिलाकर खाने से मुख से आने वाला रक्तपित्त नष्ट हो जाता है। या फिर बरगद जो होता है, वट, बरगद की जटा, अर्जुन, जामुन, आम, कदम और खदीर, इनमें से किसी की भी सूखी छाल लेना है। जो छाल होता है ना, शहद के साथ खाने से मुंह से आने वाला रक्त या पूरे बॉडी का रक्तपित्त है, जो बड़े बड़े कैंसर के पेशेंट जो रहते हैं, ब्लड कैंसर के, उसमें भी ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। या फिर शतावरी घृत लेने के लिए बोला है, मृद्विकादि घृत बोला है, कुष्मांड अवलेह बोला है। कुष्मांड मतलब जो पेठा के मिठाई बनता है ना, लाल भोपला, उससे आप लाल लौकी जो रहता है उसका अवलेह बनता है, वह अगर दें तो बहुत बढ़िया ये काम करता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि ये सारी जब दवाइयां हैं ना, ये अग्नि को देख के, व्यक्ति को देख के इसका प्रयोग करना है। शहद और घी के साथ मिक्स करके विषम मात्रा में इसका प्रयोग करना है। इससे हर तरह के रक्तपित्त में फायदा हो जाता है। इसी तरह से ये और भी बहुत सारे बता रहे हैं। रक्तातिसार अगर हो रहा है, मतलब ऐसा अतिसार हो जिसमें रक्त आ रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें मंजिष्ठा, त्रिफला, पित्त पापड़ा, अनारदाना, धातकी का पुष्प, इसको खांड, शहद, घी, घृत मिलाकर अवलेह ला देना है। तो इससे रक्तातिसार, रुधिर प्रवाह, या फिर योनि मार्ग से रक्त आ रहा है तो ये पूरी तरह, या बच्चों का जो अतिसार में
जो रक्त आ रहा है उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर योनि मार्ग से बहुत बार आ रहा है, योनि शूल हो रहा है, तृष्णा हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि मुलेठी, मंजिष्ठा, इलायची के पत्ते, नीम के पत्ते, हरित की, नागरमोथा, इंद्रायण और कुट की, इनका कल्प को या चूर्ण को खांड में मिलाकर खाना है। तो ये पूरी तरह से हैवी मेंसेस को ठीक कर देता है। अधोक रक्तपित्त, इलायची, मंजिष्ठा, सेमल, शालमली, हरित की, पिपली, इनका कल्प बनाकर, क्वाथ बनाकर खांड और शहद के साथ पीने से पूरी तरह से योनि प्रवाह जो हो रहा है उसको ये कंट्रोल कर देता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। हरित मुनि बहुत इंटेलिजेंट है, ये बोलते हैं कि धूप में नहीं घूमना है रक्तपित्त रोगी में, अग्नि की गर्मी से दूर रखना है, विदाही चीज जैसे कि एक ही तेल में बनाए हुए पकोड़ा, समोसा, खारे, वो नहीं खाना है, खट्टा चीज नहीं खाना है, कांजी नहीं खाना है, कसैला पदार्थ नहीं खाना है, और क्षार का सेवन नहीं करना है, नमकीन चीज नहीं खाना है, ज्यादा मदिरा नहीं खाना है, बथुआ का साग जो है वो खाना है, जो खाना है वो भी बता रहे हैं, बथुआ की साग, चौपतिया जो रहता है वो खा सकते हैं, कुंदरू, जीवंती या सौंफ, सौंफ के पत्तों का जो साग होता है वो सबसे बेस्ट होता है, और मूंग दाल और लाल चावल खाना लाभप्रद है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि जौ का रोटी खाएं, गेहूं खाएं, चना खाएं, तोरई खाएं, धान्य, पटोल, मूंग, उड़द, ये रक्तपित्त को ठीक करने वाली चीजें हैं। या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना, तो आप क्या करिए कि हिरण का मांस पका के वो खाएं, या फिर तितर, या फिर मोर, या क्रॉन्च, ये सब का अगर खाते हैं तो बल कारक होता है, वात पित्त नाशक होता है, और सत्व गुण को बढ़ाता है, तेज और कांतिवर्धक होता है। ऐसा इन्होंने हरित जी ने अपने संहिता में बताया। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा आज का लेक्चर? शशि मैम, आपको कुछ नया चीज सीखने को मिला क्या? हाँ जी सर, बहुत अच्छा है। रक्त पित्त का वही वजह है कि क्षार, अम्ल और लवण पदार्थों का जब ज्यादा सेवन होता है तो होता है। मैं भी अभी आज एक्चुअली में रक्त पित्त ही पढ़ रही थी, क्योंकि दिमाग में टैक्सेस ही ज्यादा रहता है। तो वही ऊर्ध्व दिमाग में जो भी है, चाहे आई से हो चाहे कर्ण से भी अगर रक्तस्राव हो रहा है, नासा का तो है ही मुख्य, तो ये सारा ऊर्ध्व में आ जाएगा। अधोग में चाहे मूत्राशयगत है, मतलब मूत्र मार्ग से निकलता है, जैसे मूत्राशय केसेस में, या गुद मार्ग से निकल रहा है, या लेडीज में जो प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर से होता है, तो वो सारे ही सर इसमें आते हैं। और चिकित्सा में मेनली सर आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। और साथ में मैंने चूंकि पांच भौतिक किया है, तो पांच भौतिक में सर इसमें उदर परीक्षण करते हैं। तो उदर परीक्षण में जो चारों चीजें हैं, यकृत है, प्लीहा है, मूत्रपिंड है, और अपान कक्षा का एक परीक्षण होता है। तो वो सारों में ही मतलब कि वहां पर आते हैं, अधिकतर घनादि आते हैं, लेकिन सारे का परीक्षण जब किया जाएगा तो वहां पर टेंडरनेस एक्चुअली आती है। तो ये चीज बहुत सर अच्छा है। और चिकित्सा में सर प्याज का तो पढ़ा था रस, और लेकिन आपने आज प्याज की पत्तियों का रस बताया, अब यूज करके सर देखेंगे। और ये चीजें जो जामुन वगैरह, आम की पत्तियों वगैरह का, ये यूज नहीं किया था। और एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने वासा के साथ नींबू बताया, या जैसे हाँ, लोग पहले बच्चों को नींबू जरूर खिलाते थे पत्तियां, शायद यही वजह थी कि पुराने बच्चों में ईपीएसटैक्सिस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, आजकल के बच्चों को बहुत होता है। तो सर बहुत अच्छा लगा, और एक बार मैं दोबारा फिर से लेक्चर सुनूंगी तो मुझे आप और अच्छा लेक्चर भी लगेगा। सुनिए और इसका पीडीएफ भी रहेगा, तो ये आपके पास हमेशा हार्ड कॉपी रखिए, हाँ क्योंकि जी सर। हरित संहिता मिलता नहीं है। आप देखिए, हरित संहिता इजीली मिलता नहीं है, हाँ, वो मैंने आप ढूंढ के आजकल लाया। पढ़ा रहे हैं ना, तो कल का भी मैंने लेक्चर सोचा था कि मैं उसको प्रॉपर नोट करूंगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि कल मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, मैंने आज सुबह बल्कि बोला था, मैंने कहा आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करिए। तो वो तो है ही, अगर हम दैवोपाश्रय चिकित्सा सही से करते हैं क्योंकि युक्ति के साथ में, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं कराऊंगी सर अभी सब चीजें। तो मैं तो नॉर्मली दोबारा फिर से सुनती हूँ फेसबुक पर आजकल सारी चीजें, जी। तो मैं फिर से सुनूंगी सर। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रक्त पित्त का जानना बहुत जरूरी और है। ये जो 18 प्रकार का रक्तपित्त बताया ना, ये तो कोई संहिता में नहीं बोलते, आज तक सुना ही नहीं था 18 टाइप का रक्तपित्त। जी सर, जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा होता है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, प्रणाम सर, सभी को हाँ जी। प्रणाम। सर बहुत बढ़िया आज का टॉपिक है। एक्चुअली ये तो कॉमन है, हर किसी के प्रैक्टिस में रक्त पित्त के पेशेंट मिलते रहे, चाहे अधो हो या ऊर्ध्व हो, मिलता ही रहता है। हम लोग प्रैक्टिस करते ही हैं। और गर्मी के मौसम में यूजली ज्यादा नाक सिर का प्रॉब्लम जो होता है रक्त पित्त के कारण होता है, वो मिलता है। उसमें सर मेरा व्यक्तिगत स्वानुभव है कि पीपल के पत्ते का स्वरस का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और इमीडिएट अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो अरेस्ट हो जाता है। ये हमने कई पेशेंट में कराया है।
और बच्चे में जो आजकल स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में ड्राइनेस आने के कारण जो हमारा नेजल पैसेज है वहां से जो ब्लीडिंग होती है, उसमें सिर्फ शुद्ध गाय का घी अगर मिलता है, वो रेगुलर अगर अप्लाई करता है, रेगुलर लगाता है बच्चा, तो बहुत लोगों को देखे हैं कि इसमें बहुत आराम दिलाता है। और सर आप और ब्लड कैंसर में यूज करेंगे ये सब चीजें, ब्लड कैंसर में? हाँ सर, क्यों नहीं, उसमें भी तो रक्त की ही दृष्टि रहती है, हाँ। रक्तपित्त का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्यों नहीं कर सकते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हमारा वही रहेगा। और वसा जो है सर, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। वसा का कोई भी कल्प अगर हम रक्तपित्त में करें, चाहे उदर दर्द हो या फिर दर्द हो, उसमें दोनों में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। और सर आपने तो इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है, इसमें बहुत ही अच्छा लगा आज का टॉपिक। और हम लोग तो अक्सर हाँ देखते हैं, महिलाओं को भी हेमोरेजिया की प्रॉब्लम होती है, अधिक रक्तस्राव होता है, वो भी रक्तपित्त ही है। पाइल्स का पेशेंट हम लोग के प्रैक्टिस में आते ही रहते हैं, जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारे रक्तपित्त के पेशेंट आते ही रहते हैं। इसमें खास करके सर हम शतावरी घृत का भी प्रयोग बहुत अच्छा देखे हैं, वसा घृत का प्रयोग, मुलेठी घृत का प्रयोग, ये सब तो रक्तपित्त का अच्छी दवाई है। जी सर। हाँ, तो आप लोग जो है ना, जहां पर भी एलोपैथी साइंस में ब्लड कैंसर का इलाज नहीं है ऐसा बोला जाता है, हीमोफीलिया का इलाज नहीं है ऐसा बोला जाता है, ऐसे में आयुर्वेद ही इलाज करता है। तो आपको यही देखना है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त, कौन सा सिम्टम्स हमारा मैच हो रहा है, हमें वात पित्त कफ के हिसाब से देखना है, और इसमें से ड्रग सेलेक्ट करके आपको देना है, और पेशेंट ठीक हो जाते हैं हमारे, होते हैं, मतलब होते हैं। जी ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आदित्य सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं देखिए हमारा आवाज मैच हो गया। सर ये सर महुआ का क्या यूज, जैसे द्राक्ष का चूर्ण, मतलब जो मुनक्का ले लिया इंटेक्ट, आंवले का सूखा आंवला ले लिया, यष्टि मधु का चूर्ण ले लिया, गोखरू का सर पत्ते का चूर्ण की सर, गोखरू तो वो आता है, वो चूर्ण ले लिया उसका। महुआ का सर फूल लेते हैं, क्या करते हैं सर? महुआ का छाल बोला है, जो भी ऐसे अच्छा, प्लांट होते हैं ना, जो छाल सबसे बेस्ट होता है, जैसे बरगद का छाल, पीपल का छाल, जो पेड़ का जो छाल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, तो सर नीम का यहाँ पे छाल ही बोला है, नीम छाल का भी पत्ते बोले भी ले है, सकते और कोई भी चीज, नीम तो सबसे श्रेष्ठ है रक्तपित्त के लिए। ब्लड कैंसर में आप यूज करके देखिए, नीम और बासा। और बासा जो है ना, अडुलसा, उसको भिषक माता बोला है। ये सबसे श्रेष्ठ है कि वैद्यों की माता है, डॉक्टर्स की माता है वो, इतना बढ़िया है। सर ये खदीरा रिष्टम मैंने सुना, खदीर मतलब इसका भी? हाँ, खदीर जो होता है वो कसैला होता है ना, तो वो क्या करते हैं, कषाय रस से पित्त का जो द्रवता बढ़ा हुआ है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि बहुत ज्यादा पानी 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 जमा है, तो उसके वजह, पानी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है ना रक्तपित्त में, फिर रक्तवाहिनियां फट जाती हैं, रक्तवाहिनियां फट जा रही है तो कहीं ना कहीं उनको हील करना जरूरी है। खदीर हो गया, या फिर जितनी भी दवाएं कषाय रस से उसको हील कर देती है। आपने ये पढ़ा होगा, आर्टरीज और वेन्स में वॉल्व्स रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया, है ना। तो एक तो वो कषाय रस से हीलिंग करता है, और दूसरा वहां का जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कषाय रस से, उसको पचा देता है और द्रवता को कम कर देता है, उष्णता और तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है, मतलब पीएच लेवल को बैलेंस करता है, इसलिए ये सारे द्रव्यों का प्रयोग किया गया। सर जामुन आम की गुठली का सुखा के उसका चूर्ण बना के उसको शहद के साथ नस्या देना है, उसको हाँ, खिला भी सकते हैं शहद के साथ? खिलाना भी है, हाँ। अच्छा सर, शुगर केन जूस के साथ क्या क्या यही सब, ये जैसे इनकी छाले मिला सकते हैं क्या? हाँ, जैसे हाँ। नीम, खदीर, कंचना, आपके पास शालमली। जब भी ऐसे पेशेंट आए ना, तो आप गन्ने के रस में पिलाइए उनको ये सारी दवाइयाँ, और फिर देखिए कितना उनका मतलब सब कम हो जाता है। जी सर, थैंक यू। ये Thank you, आपका sir. वचन है, ये दुनिया चेंज हो जाएगी, लेकिन ये चीजें कभी चेंज नहीं होती है। बीमारी को आप अलग अलग रिसर्च करके देखिए, लेकिन आयुर्वेद में जो चीज बताया है ना, वो कभी फेल नहीं होती है, लेकिन हमें नहीं मालूम है कि कैसे अप्लाई करना है इनको, क्योंकि डिस्कस नहीं होता है ये सब चीजें। सर पद्मकाष्ठ यानी कमल ना सर? नहीं, नहीं, कुछ और। पद्मकाष्ठ एक अलग वनस्पति है, पद्मक मतलब कमल,
नहीं, पद्मक भी ये है, पद्म मतलब कमल, पद्म काष्ठ अलग है। अच्छा, और सर ये जो 14 टाइम्स वाटर 1 टाइम राइस को सोक करना है, 6-8 घंटे मतलब ओवरनाइट सोक कर दिया जैसे। हाँ, और फिर वो चावल को और अलग करके वो पानी पीना है। अच्छा, ये टंडू लोदक इसे ही बोलते हैं। हाँ, तंडुल मतलब चावल, और उदक मतलब अच्छा पानी, अच्छा, चावल का पानी। पानी। उदक। थैंक यू। हाँ, कविता मैम, आप कल पूछ रही थी ना, जी कोई सर, प्रणाम पेशेंट। सर। हाँ मैम। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर जैसे ये कोई सर इसका ये सब एकल औषधियाँ है, इनको बनाना है, प्रिपेयर करना है, ये बनी बनाई किसी मतलब किसी कंपनी से सही मिलती नहीं है, जैसे वासस आप क्या, वगैरह से। प्याज का पत्ते का रस तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप इजीली जी जी यूज कर सकते हैं। जी, खुद ही बना मतलब पेशेंट को हाँ भी खुद ही बनाने के लिए बोलना हाँ, नहीं तो पड़ेगा। आप शतावरी घृत, बासा घृत तो दे ही सकते हैं, जी नागकेशर जी, चूर्ण दे सकते हैं। हाँ जी सर, जी सर जी। हाँ जैसे अडूसा के सर ये पत्ते को कान, सर, हाँ, तो अडूसा के पत्ते सर मतलब प्रॉपर कहाँ मिलेंगे, मतलब जैसे नहीं आसपास नहीं मिल पाए। अड़ूसा के चूर्ण मिलते हैं ना बहुत सारे, जी जी अड़ूसा जी के चूर्ण मिलते हैं। जी सर, जी 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 बासावले मिलता है ना। जी, वासा मिलता है जी। जी। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और सर आदित्य कान सर पूछ। में हाँ, हरितला रस बोला आपने, ये हड़ताल तो वो आर्सेनिक होती है, नहीं हड़ताल नहीं नहीं मंचिल नहीं, वो वो अलग है, ये तो अलग है। भस्म हो गया, वो तो भस्म हो गया, वो अच्छा चरक अच्छा संहिता के, जब अग्निवेश थे तब हड़ताल वगैरह नहीं यूज होता था। ये अच्छा हरिताल अच्छा नाम का वनस्पति है, जो हमें नहीं मालूम है कौन सा है। अच्छा इसमें अच्छा संस्कृत में जी नाम वो है, वो हारिताल अलग वनस्पति है। रुद्र जटा, सर। ये हमने पहली जी बार सर। सुना मैंने। रुद्र जटा, ये सब अलग वनस्पति हैं जो अभी हमें नहीं आइडेंटिफाई करने आती है। सर वाकई आप आपकी हर क्लास में और पढ़ने का सब कुछ नया मिलता है, थैंक यू मैं सर। अभी इसका पीडीएफ देता हूँ ना, आप पढ़िए और समझिए, और फिर अप्लाई करिए ब्लड कैंसर के पेशेंट में, आपके सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। मतलब, और इसमें ऐसा कुछ ऐसी दवाई नहीं है जो साइड इफेक्ट करती है, सब हर्बल है, सारी हर्बल है। जी जी सर, जी। थैंक यू सर। हाँ, मोनिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं? सर मेरे को बस यही पूछना था सर, जैसे मेनोरेजिया और पाइल्स हैं, इसमें इसको भी क्या हम रक्तपित्त के अंतर्गत ले लेंगे? हाँ हाँ, नहीं, रक्त पित्त के अंतर्गत नहीं लेना है, रक्त पित्त जैसा होता है कि रक्त और पित्त की दुष्टि होती है वहां पे, और ब्लीडिंग सेम पाइल्स में। ट्रीटमेंट से इफेक्ट आएगा? हाँ, जैसे आप यष्टि मधु का ही प्रयोग करिए तो ब्लीडिंग पाइल्स में हम्म, फायदा होगा, वैसे ही। जी सर, हाँ, पैरेलल यूज कर सकते हैं। जी सर। तो सर सर इसको ये अधोगत शीशम अधोगत शीश रक्तपित्त में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ये सेम हाई सेम लाइन ऑफ डिजीजेस, ऐसा करके हम कर सकते हैं। अभी हमें, हम तो दे सकते हैं, लेकिन वहां और क्या पैथोलॉजी है उसको तो इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा ना। हो सकता है यूट्रस में इन्फ्लेमेशन हो बहुत ज्यादा, एंडोमेट्राइटिस हो, एडिनोमायोसिस हो, तो जी वो सर, उसकी भी इलाज करना है, लेकिन इसको हम देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगा, इतना है। स्तंभक का काम है, मतलब रक्त स्तंभक। जी हाँ जी। जी जी, धन्यवाद। सर यष्टि मधु उशीर चंदन कमल केसर दुर्वा, इसके साथ आपने कुष्ठ बोला था, कुष्ठा या कुष्ठ इस कुष्ठ टाइप का, ये वनस्पति क्या? आता है ना, कुष्ठ वनस्पति होता है। कूट 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 बोलते हैं सर कूट उसको। होता है, इसका हाँ दूसरा नाम कूट कूट, होता है। हाँ, कूट, कूट, अच्छा अच्छा। और सर सारा उष्मांड होता है कि कुष्मांड होता है सर, ये कुष्मांड कुष्मांड का मतलब कुष्मांड। कुष्मांडा ले कुष्मांड पाक, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा पेठा अच्छा, का मिठाई बनता थैंक है यू। ना, तो वो लोग तो जी मिठाई बना सर, देते हैं, उसी को अवलेह बनाना है। अच्छा अच्छा जी सर। ये मिलता है मार्केट में। और सर आप ये लोग। शीशम शीशम हाँ के पत्ते का स्वरस का भी मैंने प्रयोग कराया है सर। जैसे हाँ, ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह में या हेमोरेजिया में बहुत अच्छा और एक्यूट रिजल्ट आता है, ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाता है। शीशम का पत्ते का स्वरस निकाल सर करके और सर धागे वाली मेरे मिश्री मेरी के साथ। मेरी मेड आती है सर, उसकी बच्ची को पीरियड जैसे नहीं होते, तो वो उसने हमें खुद ही बताया कि उसकी बच्ची कहीं भोपाल में उसके रिलेटिव रहती होगी, तो सर वो ये बोल रही थी कि शीशम के पत्ते को वो खाली चबा जाती है, तो उसको सर एमिनोरिया में हेल्प मिलता है, पीरियड आ जाते हैं। अच्छा हाँ सर, शीशम के पत्तों का मतलब सर, वो खुद जो हमारे यहाँ काम करने आती है ना, वो खुद मुझे बताई कि, और वास्तव में उसकी बच्ची ने खाया और उसको मतलब आ गया सर। फिर मैंने वो उसको वो भी बताया था कि गुड़ और काले कृष्ण तिल लेकर के, गुड़ और सौंठ और ये सब अजवाइन का काढ़ा बना के पीना। पर वो हमको पहले खुद बताई कि मैडम हम शीशम के पत्ते मतलब हमारी बेटी खाती है, किसी ने बताया था, तो उससे उसको आ जाता है।
तो मुझे भी बड़ा अचंभा लगा, मतलब कि शीशम के पत्तों का रोल एमिनोरिया में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, सही बात आपने बोला। तो खुद हमको बताई सर, और वास्तव में सही बात है, वो ऐसे मतलब वो करते हैं, मतलब यूज करते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है गरीब जनता होती है, तो थोड़ा सा मतलब अगर कुछ ऐसा मिल जाता है जो सिंपल इजी अवेलेबल चीज होती है और उससे फायदा हो जाता है, तो फिर वो वही यूज करने लग जाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि हाँ वास्तव में, मतलब फिर उन्होंने तो कहीं कंटिन्यू। मैडम यानी कहीं ना कहीं शीशम के पत्तों का रोल अमीनोरिया मतलब ब्लीडिंग को यस लाने के यस। लिए, नॉर्मल हाँ साइकिल की हाँ यस, नॉर्मलाइज बिल्कुल भी। करने के लिए, और हाँ उसके हाँ। साथ साथ ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी, जैसे अभी अखिलेश सर ने बोला जी जी। कि हाँ हाँ। वो हिमोरॉइड्स को शीशम के पत्ते दिए पेशेंट्स को तो रुक जाती है ब्लीडिंग। जी जी तो जी। वही ये बहुत ही ऑप्टिमाइज करना, मतलब काफी मल्टी एक्शन है इसका जीवन। हाँ हाँ, वो खुद बताइए हमको कि शीशम के पत्ते उनके बच्चे खा लेती है, उसको धो करके खा लेती है, तो उसका साइकिल रेगुलर हो जाती है। मैंने उसको बोला सोनोग्राफी वगैरह कराओ, पर ये है कि कराएंगे। तो फिर वही मुझे बात शेयर करनी थी कि सर ऐसा मतलब बता रही थी, तो ये बात कहाँ तक सत्य है। जी, ये बात जी सच है, उस पे हम लोग बात करेंगे, उसका मैं बताऊंगा। एक ये भी है, रिसर्च पेपर भी है, वो सच में फायदा करता है। मैं उसका आर्टिकल आपको भेजूंगा, रिसर्च आर्टिकल। जी सर। जी मैम, जी थैंक यू सर। थैंक यू। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आरती मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, कंचन मैम है क्या? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। प्रणाम सर। सर मैं ये बताना था कि जो शीशम के पत्ते बता रहे तो उनका बहुत अच्छा लिवर कैंसर में सर, वो जो वेरिसियल ब्लीडिंग रहती है, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास एक बार ऑपरेट कराने पर भी सर, तो उनको मैं 5 लीव्स शुरू करती हूँ सर, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है उनका, शीशम पत्ते से ही सर। जी मैम, आप कैसे देते हैं मैम? जैसे 5 पत्ते या खाने में जैसे स्वरस देते हैं कि किस तरीके से नहीं काढ़ा सर, देते मैं उनको बोलती हूँ जैसे सुबह उठते ही ना उनको, एक तो मैं उनको गिलोय का क्वाथ देती हूँ, गिलोय और ये टोटला क्वाथ आता है इसका हैं? जी पतंजलि का, उसका क्वाथ हम्म। देती हूँ। उसमें ही सर 5 छोटी इलायची और 5 पत्ते शीशम के, इनको बोलती हूँ या तो च्यू कर ले, सबसे अच्छा रहता है अगर पेशेंट च्यू कर ले, तो उसका एक तरह स्वरस रहता है, वो सबसे ज्यादा पोटेंट रहता है, अदरवाइज वो क्वाथ में डाल ले, तो उससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैंने किया, ब्लीडिंग बंद हो जाती है पूरी। थैंक यू। जी, ठीक है, बहुत अच्छा आज का डॉक्टर चर्चा साहब हुआ। एक शीशम के पत्ते का ना, डॉक्टर साहब एक शीशम के पत्तों का एक प्रयोग मैंने भी किया था। हाँ। मेरे पास पेशेंट है डॉक्टर साहब, उसके ना हाथों से बने स्वेटिंग आती थी, हम्म। खूब सारी स्वेटिंग आती थी उसको अच्छी तरह से, तो मैंने सोचा आप शीशम के पत्तों का ना सरस बना के दीजिए। हाँ तो डॉक्टर साहब ने सुबह और शाम 2 टाइम लिया खाली पेट, तो वो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब काफी तक लगा था उनको, हाँ तो इसका कहीं ना कहीं वहाँ भी कोई ना कोई रोल है। हाँ। एक आप जो उशीर और सारिवा बताते हैं सर, वो मैंने बहुत पेशेंट पे अब प्रयोग करे सर, उसका भी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो जी उसको जी सम मात्रा में दे रही हूँ उशीर और सारिवा को जी। सर। जैसे एक्सेसिव किसी में भी पित्त बड़ी हो या ये रक्त पित्त हो सर, उसमें भी सडन सर 3-4 दिन में ही सर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है उशीर और सारिवा का योग। जी सर थैंक यू सो मच। जी। मैम आप कैसे सारिवा का क्या लेते हैं, पाउडर लेते हैं उसका? हाँ जी मैम, उसका पाउडर कर लेती हूँ, या जो ये पंसारी के पास भी कई बार मिल जाता है, यवकुट मिल जाता है, तो सारिवा और अच्छा उशीर का भी मिल जाता है, तो उसको मतलब बॉईल करके पेशेंट को पीने के लिए बोल देती हूँ, जैसे फांड टाइप ना। अच्छा तो अच्छा, फांड में गर्म तो हम पानी में बॉईल नहीं भिगो के? करते। हाँ, गर्म पानी में उसको जैसे भिगो के उसका कषाय भी हम्म। बनाने की जरूरत है, जैसे रात को एक बार गर्म पानी करके आप उसको बॉईल करके रख दो, सुबह उठ के खाली पेट को पेशेंट पी ले। और इसके साथ अगर और अच्छा कर रहा है, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, तो मैम एक चंद्रकला रस होता है, तो मैम वो हम्म। भी उसमें अच्छा हाँ। इफेक्ट करता है। जी 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 जी। हम्म। बहुत चंद्रकला अच्छा सर होता है। हमको सर, बताया था, सर ने कल ही बताया था, रक्तपित में बताया था उसको, नेजल हम्म। ब्लीडिंग में भी दे सकते हैं। चंद्रकला रस और स्टिप्लॉन करके आता है हिमालय का, वो भी यूज करते हैं पहले। सर सर मंजिष्ठा पित्त पापड़ा के साथ सर आपने क्या बोला था सर, वो मैं नोट नहीं कर पाया। मैं अभी मंजिष्ठा इसका सारा पीडीएफ ही दे रहा हूँ ना, सब जी आपको, फिर आपको याद ही हो जाएगा। एक बार 4-5 बार पढ़ लेंगे ना, याद ही हो जाएगा आपको।
सारा चीज। सर एक थैंक यू जो सर। शुभ्रा भस्म रहती है सर, वो भी इसमें अच्छा काम करता है। हाँ उसको स्प्रिंकल करने से सर मतलब काफी अच्छा उससे लाभ मिलता है। हाँ उसको सर अगर जैसे माउथ अल्सर है तो उसका सर गंडूश और कवल सर, उसका बांस का जो रहता है सर लक्कड़ सर, उसके साथ देते हैं सर, उससे भी अल्सर का जो अंदर का हीलिंग है वो भी हो जाता है। हाँ सर मैम हमको शुभ्रा ना यानी स्फटिक ना? मैम शुभ्रा हाँ बस में वही स्फटिक जी जो रहता है, जी एलो जी है ना? सर, शुभ्रा हाँ, भस्म, फिटकरी। शुभ्रा हाँ मैम, वो भस्म। बहुत ठंडा रहता है मैम, मैंने उसका एक बार पानी पिया था थोड़ा सा डाल के, वो एक उसको कॉम्बिनेशन में था, बहुत जैसे ठंडा रहता गंडूश की तरह लेना, मतलब पूरा मुख उससे भरना है, और जब बिल्कुल इनटॉलरेबल हो जाए कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते और हम नहीं रिटेन कर सकते, तो अपने आप ही वो मुंह से बाहर आ जाता है, तो उसको गंडूश बोलते हैं। तो ऐसे गंडूश के फॉर्म में लेने से मतलब बहुत जल्दी हीलिंग होता है उससे। है। जी मैम। सर कपर्दी का भस्म अलग अलग है ना सर, सब वैरायटी का बोलते हैं, कपर्दी का अलग रूट होता है ना उसका। हाँ यस हमारे मैम, वो सर तो कौड़ी हमारे होती है पास ना। हमारे पास की दवाइयाँ कौड़ी काफी आई। कौड़ी। हाँ हाँ जी जी, वैरायटी का, कौड़ी का, पर्दी का, ये उसके सिनोनीम है। तो अभी सर आप कंचन मैम का, अच्छा आप बोल लीजिए कंचन मैम क्या देती हैं पतंजलि का, वो भी सुनेंगे अब। आप पहले बता दीजिए मैम, आप बोलिए ना मैम जो बोल रही थी जी कविता जी, मैम। मैं ये बोल, हाँ सर, एक्चुअली मैं ये बिल्कुल माइंड से क्या है कि पेशेंट आते हैं ना, तो मैं कपर्दी का भस्म हमारे पास रखी हुई है, मतलब हमको सप्लाई में मिली है। तो हाँ इसका यूजेस पूछना चाह रही थी कि इसको सर एज जैसे कैल्शियम कैल्शियम प्रिपरेशन के तौर पे दे सकते हैं उसको, हाँ हाँ और दे किन सकते मैम हैं। अम्ल और पित्त वो में भी देते हैं संबंध भी सर, करता है अम्ल ना। पित्त में भी देते हैं ना, अम्ल पित्त में भी देते हैं ना सर, हाँ कपर्दिका भस्म। हाँ अविपत्तिकर चूर्ण में मिला के दे सकते हैं। हाँ जी जी जी। संबंध प्रवाल करता भस्म, है। कपर्दिका भस्म, हाँ जी। हाँ ये दोनों हमारे पास है, फिटकरी भी है। श्वेत पदार्थ के केसेस में, वेजिनाइटिस के केसेस में, जैसे कुछ महिलाएं बताती हैं ईचिंग वगैरह, तो उस केस में स्फटिका वस्तु को पानी में घोल करके वॉश करने के पर्पज से भी दे देते हैं उसको, हाँ वेजाइनल वॉश के पर्पज से भी। मैम जो कपर्दिका है सबसे अच्छा उसका इस्तेमाल परिणाम शूल में है, मतलब जो डियोडेनल अल्सर जिसे हम जी बोल देते जी हैं कि जी जी। खाना खाने के तुरंत हाँ बाद, तो यस यस। उसमें हाँ हाँ ये हाँ। शंख से भी फास्ट काम करता है ये। हाँ अच्छा, उधर शूल मतलब जो परिणाम शूल है ना, हाँ जोड़ीनल अल्सर जी। वही एक्चुअली दवाइयाँ काफी उपलब्ध है ना सर। एक तो हमारे पास इतनी दवाइयाँ रहती है कि ये समझ में नहीं आता क्या दें क्या नहीं दें। नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत सारी हैं, तो वही तो हाँ कफर्दी का रखी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि पूछूं सर से। हाँ जी सर, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू अच्छा। थैंक यू। ठीक है, अब कंचन मैम आप बताइए, आप पतंजलि का क्या दवाई देती हैं? आपके पास रक्त पित्त के पेशेंट आते हैं तो शमन दवाइयों में। प्रणाम सर, बहुत अच्छा लेक्चर था सर, और बहुत लोग सबके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे थे। हाँ और सर मुझे एक नई चीज यहाँ पे सीखने मिली आज, जो कि आपने हाँ बोला कि उदान वायु और अपान वायु का जो कंसेप्ट है, कि जहाँ पे हम ऊर्ध्वक रक्त पित्त में मतलब दोनों भी पित्त में अधोक है ऊर्ध्वक है या तिर्यक है, हमें यहाँ पे पित्त को तो लेना ही है, पर हाँ ऊर्ध्वक में जैसे हम पित्त और कफ देख रहे हैं और अधोग में हम पित्त और वायु देख रहे हैं। तो सर ये यहाँ पे आपने उदान वायु का जो कंसेप्ट बताया, जो ऊर्ध्वग में और अधोग में अपान वायु का, तो आज मैंने दोपहर में ही वायु के प्रकाश जो पढ़ रही थी, तो मैं उसमें बताया ही था कि उदान वायु जैसे फॉरवर्ड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से है, और अपान वायु जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से है। हाँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सर, आपने इतना अच्छा क्लियर कर दिया उसको। और सर मैं मेरी मेडिसिन में मोस्ट ऑफ सबसे पहले मेरा जो मेडिसिन होता है कहरवा पिष्टी, मैं यूज करती हूँ। ऊर्ध्वक हो या अधोग हो, कहरवा पिष्टी रक्त स्तंभन का काम करती है, क्योंकि हमें स्तंभन भी करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मोती पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत है, मुक्ता शुक्ति भस्म है, कपर्दिका भस्म है, अमल की रसायन में यूज करती हूँ, शतावरी चूर्ण बहुत बार मैं यूज करती हूँ। तो ये और जैसे नासागत है मतलब ऊर्ध्वक है, तो मैंने यहाँ पे दूध का नस्य भी दिया है। और बहुत बार मैंने फ्रिज के पानी मतलब जैसे ठंडा पानी अगर है तो बोल के रखा है पेशेंट को कि उसका भी नस्य कर सकते हैं। और एक मेरे पास 2 साल पहले एक अधोग रक्तपित्त की मतलब कि वो मूत्राशयगत अधोग रक्तपित्त था, जहाँ पे कि वो उनको लग रहा था कि वो कैंसर है, पर हमने उसको जैसे मेडिसिन से ही जैसे वासाघृत वगैरह चलाया था, मैंने वहां पे मुलेठी क्वाथ भी दिया था।
तो और गोक्षर आदि गूगल वगैरह मैंने चलाया था। तो मतलब हमें ऊर्ध्व अधो जो टाइप का पित्त रक्त पित्त है उस टाइप से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करके हमें देना पड़ता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे ऊर्ध्व में हम मोस्टली विरेचन, अधोग में वमन कराते हैं, पर वमन के लिए पेशेंट रेडी नहीं होते और मेरे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ अधोग रक्तपित्त का अगर पेशेंट है तो मैं वमन तो थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ और ऊर्ध्व अगर है तो मैं विरेचन जरूर दे देती हूँ पेशेंट का बल वगैरह देख के। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इजीली पेशेंट मतलब नॉर्मल हो जाता है। और आपने ये भी बहुत मुझे नया मतलब अच्छा सीखने को मिला कि जो आपने बोला कि कैंसर पेशेंट को भी हम यहाँ पे रक्तपित्त के अंतर्गत डाल ब्लड सकते हैं। और कैंसर, सब हाँ, कैंसर नहीं, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को हम रक्तपित्त के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा ये बताया आपने। हम आगे के लिए जो भी पेशेंट्स आते हैं तो ये जो आपने मेडिसिन बताई वो जरूर चलाना चाहूंगी सर मैं। और बहुत अच्छा लगा सर मुझे आज का लेक्चर। जी सर, थैंक यू। इसका पीडीएफ दूंगा तो इसका आप लोग यूज करिएगा, फिर आप लोग का प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। सर जैसे प्लेटलेट कम हो जाते हैं, जैसे आईटीपी हुआ या फिर जैसे आपने बताया हीमोफीलिया हुआ, तो सर इसमें ये आप मिक्सचर दीजिए ना, देने पड़ेंगे? प्लेटलेट कम हो जाता है तो गुडुची सत्व हम लोग देते हैं, फिर कुष्मांडवले देते हैं, आरोग्य वर्धनी देते हैं, प्लेटलेट ठीक हो जाता है। हम यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद का यही है, रक्तपित्त की चिकित्सा देते हैं, है ना। और शोणित विधि क्या है, विधि शोणित अध्याय चरक का, उसमें जो रक्त की चिकित्सा बताइए वो देते हैं ना, तो रक्त की सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। पूरा हेमेटोलॉजी वही है, विधि शोणित। सर ये जो आवाज चली गई, पीपल के पत्तों का रस वगैरह के लिए, प्लेटलेट्स के लिए काफी अच्छा बताया, कम प्लेटलेट्स के लिए। हाँ, जी पीपल मैम। का भी। मेरा आवाज आया क्या अभी, जो मैंने हाँ अभी बोला? आया। हाँ। जी सर, अभी फिर चला गया। हाँ आया, नहीं सर, पीपल के बीच में मिस पत्ते, हो गया था सर। गुडुची, कुष्मांड। आप क्या करिए, गुडुची सत्व दीजिए, आरोग्य वर्धनी दीजिए, और विधि शोणित अध्याय में जो है ना वही हमारा हेमेटोलॉजी है आयुर्वेद का, उसको अच्छे से पढ़िए, उसकी टीका पढ़िए। पूरा रक्त की जितनी भी बीमारियां हैं सब उसी में जी दिया सर। हुआ है। जी सर, चरक संहिता में ना? हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको अच्छे से एक हाँ लेक्चर सर, प्लीज एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा सर, मैं अभी पढ़ के विधि फिर शोणित आप। अध्याय यहाँ पे हम लेक्चर ले सकते हैं सुबह या शाम, डिटेल में। सर आप एक, ऑलरेडी इतने बिजी चल रहे हैं सर, अगर संभव हो शाम को ही सर लीजिएगा, हाँ कीजिएगा, ठीक है, इतने बिजी ठीक वाले। है जी। तो ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। और आप लोगों को अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो जो मैं पीडीएफ दूंगा वो आप कलेक्ट करके प्रिंट लेके अपने यूज करिए, और फिर आप मुझे बताइएगा क्या फायदा हुआ आप लोग के पेशेंट में। ठीक है, तो अभी मैं सेशन थैंक यू बंद सर। करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर।